18th century political formation. The Vatan Jagirs of Rajputs. We read about the Vatan Jagirs in chapter 4. ये वो एरियाज थे जहां पर मुगल्स इनडायरेक्टली कंट्रोल किया करते थे. इट मीन्स कि इन एरियाज को मुगल्स ने जीत तो लिया था, लेकिन राजपूत रूलर्स को एज अ सेक ऑफ रिस्पेक्ट वापस कर दिया था. और ये एरियाज जो है वो मुगल एम्परर्स के लिए बहुत ज़्यादा वफादार बन गए थे, उनके लॉयल बन गए थे, और टाइमली जो है वो उन्हें हर तरह से मदद भी किया करते थे और टैक्स भी पे किया करते थे. द वतन जागीर्स ऑफ राजपूत. मैनी राजपूत किंग्स, particularly those belonging to Amer and Jodhpur, had served under the Mughals with distinctions. बहुत सारे राजपूत रूलर और स्पेशली जो आमेर और जोधपुर से बिलोंग किया करते थे वो मुगल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही दिल से सर्व किया करते थे. एंड इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर. और इसके बदले में वो अपनी वतन जागीर के ऊपर अपनी मर्जी से रूल करने की उनको परमिशन दे दी गई थी. In the 18th century, these rulers now attempt to extend their control over the adjacent region. और 18th century में इन राजाओं ने अपने साथ लगते अपने पड़ोसी एरियाज के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की. अजीत सिंह, द रूलर ऑफ जोधपुर, वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल कोर्ट. अजीत सिंह जो जोधपुर के रूलर्स थे वो मुगल कोर्ट की जो फैक्शनल पॉलिटिक्स थी, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज ईरानियंस एंड तुरानीज, जो नॉबल्स के बीच में फैक्शंस बने हुए थे, तो ये उसमें भी इन्वॉल्व थे. द इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम द सूबेदारी ऑफ रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा. तो ये जो बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज थी, इन्हें गुजरात और मालवा की सूबेदारी दी गई. राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जयसिंह ऑफ आमेर वॉज द गवर्नर ऑफ मालवा. राजा अजीत सिंह जोधपुर के राजा को गुजरात की और सवाई राजा जयसिंह आमेर के जो राजा थे उन्हें मालवा का गवर्नर बनाया गया. दीज ऑफिसेज वर रिन्यूड बाय द एम्परर जहांगीर शाह इन 1713. और ये ऑफिसेज जो हैं वो एम्परर जहांगीर शाह ने 1713 में इनको बदल दिया था. दे ऑल्सो ट्राई टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाय सीजिंग पोर्शन ऑफ इंपीरियल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतन्स. और वो चाहते थे कि वो अपनी टेरिटरीज का साइज जो है वो इंक्रीज करे, वो अपने पड़ोसियों के जो एरियाज थे उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे. नागौर वॉज कंकर्ड एंड एनेक्सीड बाय द हाउस ऑफ जोधपुर वाइल आमेर सीज लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी. यानी कि जोधपुर के राजा ने नागौर के ऊपर कब्जा कर लिया, वहीं आमेर ने बूंदी के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर अपना कब्जा कर लिया. सवाई राजा जयसिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722. राजा जयसिंह ने अपनी नई कैपिटल बनाई जयपुर में और 1722 में उन्हें आगरा की सूबेदारी भी दे दी गई. Maratha campaigns into Rajasthan from the 1740 put severe pressure on these principalities and checked their further expansion. लेकिन 1740s के बाद मराठास ने जब राजस्थान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए तो इनके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर आने लगा और ये अपना और फर्दर एक्सपेंशन नहीं कर सके, अपने राज्य को और ज़्यादा नहीं बढ़ा सके. द सिख. The organization of Sikh into a political community during the 17th century helped in the regional state building in the Punjab. हम पिछले डिवोशनल पार्ट टू डिवाइन में हम पढ़ चुके हैं कि दे ऑर्गेनाइज दल खालसा. तो सिखों की अपनी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी थी 17th सेंचुरी में और धीरे धीरे पंजाब स्टेट इन्होंने बनाना शुरू कर दिया. Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal ruler both before and after the institution of Khalsa in 1699. गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत सारे युद्ध जो हैं वो राजपूत और मुगल्स के अगेंस्ट लड़े, खालसा के बनने से पहले भी और खालसा के बनने के बाद भी.
After his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur leadership, declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh, and established their own administration. गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद 1708 में खालसाज जो है वो मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट जो लड़ने लगे, तो उसके लीडर थे बंदा बहादुर, जिन्होंने कहा कि दे आर सॉवरेन. सॉवरेन मीन्स कि दे विल टेक देयर ओन डिसीजन, दे आर नॉट अंडर द मुगल कंट्रोल. उन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से कई सिक्के भी इशू किए और अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन बनाना शुरू कर दिया सतलुज और यमुना नदी के बीच में. बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एक्सिक्यूटेड इन 1716. तो 1715 में बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और 1716 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया. Under a member of able leaders in 18th century, the Sikh organized themselves into a number of bands called Jatha or later or Misl. तो यानी कि जो सिख लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा योग्य थे, बहुत ज़्यादा एबल थे, बहुत ज़्यादा बहादुर थे. तो उन्होंने सिखों को अलग अलग एरियाज में, अलग अलग बांड्स में कलेक्ट करना शुरू किया, जिन्हें जत्था कहा जाता था. और सिखों की ये जो कंबाइंड फोर्सेस थी उन्हें दल खालसा कहा जाता था. दिवाली और बैसाखी के अवसर पर ये सब लोग अमृतसर में इकट्ठे होते थे और एक कलेक्टिव डिसीजंस लेते थे कि इन्हें एक्चुअल क्या करना है, जिसे गुरुमत कहा जाता था. अ सिस्टम ऑफ राखी वॉज इंट्रोड्यूस. राखी मीन्स रखवाली करना, और ये कल्टिवेटर्स को रखवाली प्रोवाइड करते थे, जिसके बदले में इनको टोटल प्रोडक्शन का 20% एज अ टैक्स पे किया जाता था. Guru Gobind Singh had inspired the Khalsa with the belief that their destiny was to rule. गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा को किस बात से इंस्पायर किया कि वो सिर्फ राज करने के लिए ही बने हैं, राज करेगा खालसा. Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to Mughal governor first and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of Punjab and the Sarkar of Sarhind from the मुगल्स. तो उनका जो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, तो इसलिए उन्होंने कभी भी मुगल गवर्नर से हार नहीं मानी. वो हमेशा पहले मुगल गवर्नर्स का और बाद में अहमद शाह अब्दाली का सामना करते रहे, जो पंजाब को के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था. खालसा ने दोबारा से अपनी सॉवरेनिटी को डिक्लेयर किया और दोबारा से 1765 में अपने नए सिक्के जारी किए, और ये उसी तरह के सेम इंस्क्रिप्शन वाले सिक्के थे जो बंदा बहादुर के समय में इशू किए गए थे. The Sikh territories in the late 18th century extended from Indus to Jamuna, but they were divided under the different rulers. तो जो सिख टेरिटरीज थी वो इंडस से लेकर यमुना नदी तक फैली हुई थी और उनके ऊपर अलग अलग रूलर्स रूल करते थे. One of them, Maharaja Ranjit Singh, united these group and established his capital at Lahore in 1799. और महाराजा रंजीत सिंह ने इन सब ग्रुप्स को इकट्ठा करके 1799 में अपनी कैपिटल जो है वो लाहौर में बनाई. मराठास. The Maratha kingdom was another powerful regional kingdom to arise out of a sustained opposition to the Mughal rule. मराठा किंगडम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स थी जो मुगल्स के अगेंस्ट थी. शिवाजी कार्व्ड आउट अ स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज देशमुख. शिवाजी ने एक स्टेबल किंगडम बनाई और उनकी मदद करते थे देशमुख, जो एक वॉरियर फैमिलीज थी, युद्ध लड़ने वाले फैमिलीज थे, पावरफुल. ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट्स पेस्टलिस्ट प्रोवाइडेड द बैकबोन टू द मराठा आर्मी. जो बहुत हाईली मोबाइल, जो इधर से उधर जाने वाले किसान, पशु पालने वाले जो थे, वो मराठा आर्मी की बैकबोन हुआ करते थे. शिवाजी यूज दिस फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल इन पेनिनसुला. और शिवाजी इन फोर्सेस को पेनिनसुला के अंदर मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए यूज करते थे.
After Shivaji death, effective power in the Maratha state was wielded by the family of Chitpavan Brahman, who served Shivaji's successor as Peshwa. शिवाजी की डेथ के बाद मराठा स्टेट की जो पावर है वो चितपवन ब्राह्मण फैमिलीज के हाथ में आ गई, जो कभी शिवाजी के सक्सेसर्स के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और पूना जो है वो मराठास की राजधानी बन गई. अंडर द पेशवा मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. पेशवास के अंडर मराठास ने एक बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री तैयार की. देयर सक्सेस ले इन bypassing the fortified areas of the Mughals, by raiding cities and by engaging Mughal armies in area where their supply lines and reinforcement could be easily disrupted. उन्होंने मुगल्स के फोर्टिफाइड एरिया को बाईपास करते हुए शहरों के ऊपर हमला किया और मुगल आर्मीज में को उन जगहों पर एंगेज करके रखा जहां से उन्हें सप्लाई मिलती थी, यानी कि उनकी जो सहायता आने की जगह थी मुगल एम्परर्स की, इन्होंने उन्हें रोक लिया, उन्हें बंद कर दिया. Between 1720 and 1761, the Maratha Empire expanded. 1720 से 1761 के बीच में मराठा एम्पायर बहुत ज़्यादा फैलने लगा, एंड इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर. और धीरे धीरे इन्होंने मुगल एम्पायर को छोड़ दिया, साइडलाइन कर दिया. मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल बाय द 1720. और 1720 में इन्होंने मालवा और गुजरात को मुगल से छीन लिया. By the 1730s, the Maratha king was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. और 1730s में मराठा किंग जो है वो पूरे डेक्कन पेनिनसुला का ओवरलॉर्ड, यानी कि उसके कंट्रोल में आ गया. He possessed the right to levy चौथ and सरदेशमुखी in the entire region. और वो इस एरिया से दो तरह के टैक्स कलेक्ट करते थे. That was चौथ, यानी कि 1/4 of the total production, 25% of the total production, and Sardeshmukhi, that was the 9 to 10% of the tax which was paid to the Maratha kingdom. After raiding Delhi in 1737, the frontiers of Maratha domination expanded rapidly into Rajasthan and Punjab in north, Bengal and Odisha in the east, and into Karnataka and Tamil and Telugu countries in south. 1737 में दिल्ली पर हमला करने के बाद मराठास की जो डोमिनेशन थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई. अगर हम नॉर्थ में देखें तो राजस्थान और पंजाब में, ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा में, कर्नाटका और तमिल एंड तेलुगु countries in south area. They were not formally included in the Maratha Empire but were made to pay tribute as a way of accepting Marathas sovereignty. ये एरियाज फॉर्मली तो मराठास एम्पायर में ऐड नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने मराठास की सुप्रीमेसी को स्वीकार कर लिया था और ये उन्हें टैक्स पे किया करते थे. एक्सपेंशन ब्रॉट एनमर्स रिसोर्सेज बट इट केम एट अ प्राइस. अब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा एक्सपेंशन होने की वजह से इनके पास रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन उनकी इसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि इस एरिया के जो सारे रूलर्स थे जो मराठास के अंडर आ गए थे, अब वो मराठास से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे थे. तो जिस समय अहमद शाह अब्दाली ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास के ऊपर हमला किया, तो इस एरिया के किसी भी रूलर्स ने मराठा को सपोर्ट नहीं किया और इस वजह से मराठास जो हैं वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार गए. Alongside endless military campaign, the Maratha developed an effective administrative system as well. मिलिट्री के साथ साथ मराठास ने एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी तैयार किया. One conquest had been completed and the Maratha rule was secure. Revenue demands were gradually introducing, taking local condition into account. जब भी वो किसी हिस्से के ऊपर कब्जा कर लेते थे या जो एरिया मराठास के अंडर आ जाता था, तो वो वहाँ पर लोकल कंडीशंस को देखते हुए टैक्स कलेक्ट किया करते थे और धीरे धीरे उसको
फैलाया जाता था। एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज एंड ट्रेड रिवाइव्ड। उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार किया और व्यापार के अंदर भी बहुत ज़्यादा सुधार किया। दिस अलाउ मराठा चीफ्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मीज। और इसी सिस्टम की वजह से जो मराठा सरदार थे, जैसे कि ग्वालियर के अंदर सिंधिया, गायकवाड़ बड़ौदा से नागपुर के भोंसले, वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे कर पाए और उन्होंने पावरफुल आर्मीज क्रिएट कर ली। Maratha campaign into Malwa in the 1720 did not challenge the growth and prosperity of the city in the region. Ujjain expanded there under Sindhia's patronage and Indore under Holkar. By all account, these cities were large and prosperous and function as important commercial and cultural centers. तो धीरे धीरे इन मराठा सरदार्स ने अपने आसपास के एरियाज को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर्स और इम्पॉर्टेंट कमर्शियल और कल्चरल सेंटर बन गए। न्यू ट्रेड रूट एमर्ज विद इन द एरियाज कंट्रोल्ड बाय द मराठास। जो एरियाज मराठा कंट्रोल करते थे उनके अंदर नए नए ट्रेड रूट बनाए गए। द सिल्क प्रोड्यूस इन चंदेरी रीजन नाउ फाउंड अ न्यू आउटलेट इन पूना। कि जो सिल्क चंदेरी में प्रोड्यूस किया जाता था अब वो पूना में मिलने लगा। द मराठा कैपिटल Burhanpur, which had earlier participated in trade between Agra and Surat, now expanded its hinterland to include Pune and Nagpur in south and Lucknow and Allahabad in east. बुरहानपुर जो पहले सूरत और आगरा से ट्रेड किया करता था अब वो इसकी हिंटरलैंड को इंक्लूड करते हुए पूना और नागपुर साउथ में और लखनऊ और इलाहाबाद ईस्ट तक फैलने लगा। The Jats. Like other states, the Jat consolidated their power during 17th and 18th century under their leader Churaman. They acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi by the 1680 and they had begun dominating the region between the two imperial city of Delhi and Agra. बाकी दूसरे स्टेट्स की तरह ही जाट्स ने भी अपनी पावर कंसोलिडेट करनी शुरू की 17 और 18 सेंचुरी में अपने लीडर चूड़ामन के अंडर। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के वेस्टर्न एरियाज के अंदर जो टेरिटरीज थी उनके ऊपर कंट्रोल किया और धीरे धीरे दिल्ली और आगरा के बीच के एरियाज के ऊपर कंट्रोल कर लिया। फॉर अ वाइल दे बिकेम द वर्चुअल कस्टोडियन ऑफ द सिटीज ऑफ आगरा। और एक समय आगरा शहर जो है वो पूरी तरह उनके हाथों में आ गया। द जाट वर प्रॉस्पर्स एग्रीकल्चरिस्ट and the town like Panipat and Vallabhgarh became important trading center in area dominated by them. जाट लोग जो हैं वो बहुत ही संपन्न किसान थे और उन्होंने शहर जैसे कि पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहरों के अंदर ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर emerged as a strong state. सूरजमल के अंडर भरतपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट बन गया। When Nadir Shah sacked Delhi in 1739, many of the cities notable took refuge there. और जब नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया था तो बहुत सारे शहरों के लोगों ने यहाँ पर शरण ली थी। His son Jawahar Shah had 30,000 troops of his own and hired another 20,000 Maratha and 15,000 Sikh troops to fight the Mughals. तो उसके बेटे जवाहर शाह के पास जिसके पास अपने 30,000 सैनिक थे उसने 20,000 मराठा और 15,000 सिख सैनिकों को बुलाकर मुगल्स के अगेंस्ट वो लड़ा। While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style, at Dig the Jats built an elaborate garden palace combining style seen at Amer and Agra. वैसे तो जो भरतपुर का किला है वो पूरे ट्रेडिशनली स्टाइल से बनाया गया है लेकिन वहाँ पर महल के अंदर जो बड़े बड़े गार्डन्स बनाए गए हैं वो आमेर और आगरा स्टाइल से बनाए गए हैं। Its buildings were modeled on the architectural form first associated with royalty under the Shah Jahan.
और इनकी बिल्डिंग्स जो है वो मेनली शाहजहाँ की बिल्डिंग्स से मिलती जुलती हैं।